एम के ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में हमने प्रमुख कारण पढ़े थे। प्रमुख कारणों में हमने पढ़ा था कि जो प्रमुख जो संधियाँ थी उसमें एक तो आश्रित पार्थक नीतिक संधि और एक सहायक संधियाँ। सहायक संधियों में जो प्रमुख संधियाँ थी उसमें जो प्रथम संधि थी रियासत थी सहायक संधि करने वाली वो थी कौन सी, भरतपुर। और दूसरे नंबर की जो थी अलवर थी। जबकि वैसे ही आश्रित पार्थक नीतिक संधियों में प्रथम थी करौली और अंतिम थी सिरोही। ठीक है। और उस क्लास में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो एक ऐसी रियासत भी थी जिसने पूर्ण शर्तों के साथ में संधि की थी। तो आइए पढ़ते हैं पूर्ण शर्तों के साथ संधि कौन सी थी, जिसने रियासत कौन सी थी जिसने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी, और इस पाठ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पूर्ण शर्तों के साथ पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत। ठीक है। तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी? तो ऐसी रियासत थी वो कौन सी थी? कोटा रियासत। कौन सी थी? कोटा रियासत। कोटा रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी, यानी उसने पूरी ही शर्तों को मान लिया था। ठीक है। और इसने कब की थी ये संधि? ये जो संधि की थी, ये संधि की थी इसने दिसंबर, कब की थी इसने? दिसंबर 26 दिसंबर लगा लीजिए, 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में। कब की थी संधि? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को इसने संधि की थी। ठीक है। यहाँ के शासक उस समय कौन थे? उस समय थे महाराव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह फर्स्ट। कौन थे उस समय? प्रमुख शासक उस समय कौन थे यहाँ के? महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। और इन्होंने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी। ठीक है। अंग्रेजों के साथ 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। ठीक है। अब इसमें संधियों के बारे में जानते हैं, संधियां होती क्या है। जबकि संधियां पढ़ रहे हैं तो संधियां होती क्या है। इसमें सबसे पहले संधियां की बात करें, संधियां क्या होती है, संधियों के बारे में जाने तो संधियां देखिए, संधियों में देखें तो संधियां किस किस के बीच में होती थी? संधियां क्या करते थे? अंग्रेज करते थे राजाओं के साथ में। ठीक है। जब कोई शक्तिशाली वहां पर आ जाता था और उनका अंग्रेज अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि वे शासकों के साथ मिलकर के संधि करने से उनका मुकाबला कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। तो उस समय जो संधियां हुआ करती थी किस किस के बीच में हुआ करती थी? अंग्रेजों वर्सेस राजाओं के मध्य। किसके बाद? राजाओं, अंग्रेजों वर्सेस राजाओं के मध्य। अंग्रेजों वर्सेस राजाओं के मध्य संधियां हुआ करती थी। ठीक है। अब ये क्यों की गई थी संधियां अंग्रेजों ने राजाओं के बीच में क्यों की थी? तो ये की थी उस समय क्या थे, मराठा जो थे ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ पर भी धीरे धीरे पैर पसारना शुरू किए थे। तो वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अंग्रेज उनका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे, तो राजाओं के साथ में इन्होंने मिलकर के उनको हराने की सोची। तो एक तो मराठों व पिंडारियों, मराठों पिंडारियों से बचने के लिए मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में संधि की थी। ठीक है। और उसी समय संधियों के दौरान ही अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए एक राजपूताना रेजिडेंसी का गठन भी किया था। ठीक है। अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए प्रशासन चलाने के लिए
चलाने के लिए किसका गठन किया? राजपूताना रेजिडेंसी। रेजिडेंसी का गठन किया। किसका गठन किया अंग्रेजों ने? राजपूताना रेजिडेंसी है। तो अंग्रेजों और राजाओं के मध्य संधि हुआ करती थी, मराठों पिंडारियों से बचने के लिए हुआ करती थी, क्योंकि मराठी उस समय बहुत शक्तिशाली थे, अंग्रेज अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए राजाओं को साथ लिया। और अंग्रेजों ने उसी संधि, जब संधियां होती उसी दौरान अंग्रेजों ने प्रशासन को चलाने के लिए एक राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया था। ठीक है, तो जानते हैं राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में आगे कि राजपूताना रेजिडेंसी क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें तो क्या होती है? राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें तो सबसे पहले तो राजपूताना रेजिडेंसी, इसके बारे में जाने तो राजपूताना रेजिडेंसी की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? राजपूताना रेजिडेंसी गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था कब? 1832 में। कब हुआ था? 1832 अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। राजपूताना रेजिडेंसी गठन किया गया था 1832 में अजमेर में, और इसका प्रथम जो मुख्यालय था, मुख्यालय प्रथम मुख्यालय की बात करें तो इसका प्रथम मुख्यालय भी कहां पर स्थित था? अजमेर में। अजमेर में ही था। लेकिन बाद में 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में इस मुख्यालय को चेंज किया गया। 1845 ईस्वी में मुख्यालय 1845 ईस्वी में मुख्यालय को माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित किया गया, या फिर माउंट आबू सिरोही को बनाया गया। 1845 ईस्वी में मुख्यालय माउंट आबू सिरोही को बनाया गया, ठीक है, ये है 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय। फिर उसके बाद में बात करेंगे 1845 से इसका मुख्यालय होगा। इसके बाद में इसके अधिकारी की बात करें, अधिकारी, इसके अंतर्गत अधिकारी कौन आता है? अधिकारी की बात करें जो इस राजपूताना एजेंसी के अधीन काम करता है वो है एजीजी का पद। कौन सा? एजीजी, ठीक है। एजीजी जो पद होता था वो इसका बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का जो पद था इसको कहते हैं एजीजी, एजीजी। ये जो एजीजी का पद होता था ये इसके अधीन काम करता था और ये प्रमुख इसका अधिकारी हुआ करता था राजपूताना रेजिडेंसी का। फिर एजीजी की बात करें तो जो प्रथम एजीजी बनाए गए थे, प्रथम एजीजी, इसके प्रथम एजीजी कौन बने थे? जो प्रथम एजीजी बने थे वो बने थे अब्राहम लोकेट। कौन बने थे? अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट को प्रथम एजीजी बनाया गया था। जबकि 1857 की क्रांति के समय कौन थे? 1857 की क्रांति के समय अलग व्यक्ति थे। तो 1857 क्रांति, 1857 क्रांति के समय
तो 1857 क्रांति के समय की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हमारे राजस्थान के कौन थे? एजीजी थे। तो 1857 की क्रांति के समय भी यही थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 क्रांति के समय थे। फिर इसके बाद में बात करें, एक इस एजीजी के अधीन भी एक पद काम करता था, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था, इसके अधीन भी एक पद काम करता था। उस पद का नाम था, क्या नाम था? पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम था उसका नाम? पॉलिटिकल एजेंट। इसको कहते थे पीए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। जो निम्न स्तर का ये पद हुआ करता था, यानी कि इसके नीचे काम करता था। सबसे उच्च स्तर पर था एजीजी, जो राजपुताना रेजिडेंसी का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, और इसके अधीन रहता था कौन? पॉलिटिकल एजेंट। जो मैंने आपको सभी रियासतें पॉलिटिकल एजेंट जो मुख्य मुख्य थे बता दिए मैंने, ठीक है। तो ये हमारा राजपुताना रेजिडेंसी है, ठीक है। राजपुताना रेजिडेंसी का भी कंफ्यूज दूर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा राजपुताना रेजिडेंसी हो गया। अब हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति के प्रमुख जो तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, ठीक है। हमने साधारण कारण पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तात्कालिक कारण, जिन्होंने इस विद्रोह को एक तरीके से बहुत ज़्यादा भयानक रूप लेने के लिए एक तरीके से वो जो तात्कालिक कारण थे वो एक तरीके से महत्वपूर्ण थे, मुख्य थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण। 1857 क्रांति के प्रमुख तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारणों की बात करें तो तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, ठीक है। तात्कालिक कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे, उस समय एक कौन था? उस समय एक अधिनियम आया था, उसका नाम था सेना भर्ती अधिनियम, और यहीं से इस तात्कालिक कारण की शुरुआत होती है, सेना भर्ती अधिनियम से। ये मुख्य कारण था सेना भर्ती अधिनियम। ये जो सेना भर्ती अधिनियम था, इस सेना भर्ती अधिनियम की बात करें तो यह आया था कब? 1856 में। कब आया था? 1856 में। और इसको लेकर के कौन आए थे? इसको लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग। कौन लेके आए थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस सेना भर्ती अधिनियम कौन लेके आए थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें दो शर्तें रखी गई थी, नियम इसके दो थे। क्या नियम थे? दो। इसके नियमों की बात करें, नियम, ठीक है, सेना भर्ती अधिनियम के जो नियम थे, इसमें पहला नियम तो ये था, ये रखा गया था कि भारतीय जो सैनिक है, अब ज्यादातर इसको लागू किया गया था भारतीय सैनिकों के ऊपर, ठीक है। तो भारतीय सैनिक, पहला नियम था भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर युद्ध करेंगे। ये कठिन नियम था, वही भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर युद्ध करेंगे, यानी कि कहने मतलब उनको वहां पर मरवाने के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि कठिन हुआ था, करता था समुद्र पार जाकर युद्ध करना, तो वहीं पर इनको भेजा जा रहा था। तो एक तो ये कठिन नियम लगा दिया। दूसरा इसका नियम क्या था? दूसरा नियम और भी थोड़ा कठिन था। उसमें यह था कि भारतीय सैनिक भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह भारतीय सैनिकों ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल
एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी। दी जाएगी। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा दिक्कत हो गई कि भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस दी जाती थी पहले, और उसकी जगह क्या कर दिए, ये एनफील्ड राइफल नामक एक क्या दे दी गई, राइफल देने का वादा किया गया कि इनको एक एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी ब्राउन बेस के स्थान पर। अब ये एनफील्ड राइफल हुआ करती क्या करती थी, एनफील्ड राइफल में एक कारण हुआ करता था, एक क्या था, कारतूस हुआ करता था। क्या होता था, कारतूस। और उसमें क्या लोग क्या करते थे, गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे, उस कारतूस को भरते थे। कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी को भरा जाता था, और भारतीय सैनिकों को उनसे उसको कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहा जाता था। तो सीधी सी बात है कि गाय जो है ऐसे भी हमारे देश में पूजनीय माना गया है, तो उसकी चर्बी को अगर मुंह से खोलने के लिए कहेंगे तो भारतीय सैनिकों को क्रोधित होना ही था। ठीक है, और उसका विरोध करना ही था। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि एनफील्ड राइफल में क्या था, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस का उपयोग, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का इसमें क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अब सीधी सी बात है, इसका विरोध करना था, तो इसका विरोध हुआ, और विरोध सबसे पहले कहाँ किया गया, इसका विरोध किया गया कब, कहाँ, इसका विरोध किया गया था बंगाल रेजिडेंसी में। कहां पर किया गया था, बंगाल एक रेजिडेंसी, सॉरी बंगाल जो थी वो क्या थी, एक तरीके से टुकड़ी हुआ करती थी बंगाल, जो सॉरी ये बंगाल नहीं, बैरकपुर छावनी, कौन सी छावनी थी, बैरकपुर छावनी, और ये बैरकपुर छावनी बंगाल में हुआ करती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका विरोध किया बैरकपुर छावनी ने। बैरकपुर छावनी में इसका विद्रोह किया गया, और बैरकपुर छावनी कहां पर थी, बंगाल में। और बैरकपुर छावनी में भी एक तरीके से एक 34वीं रेजिडेंट हुआ करती थी, 34वीं रेजिमेंट, और 34वीं रेजिमेंट के एक अंग्रेज सॉरी भारतीय सैनिक थे, उसका नाम था मंगल पांडे, जो आपने नाम सुना होगा। तो इसमें 34वीं रेजिडेंट के भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने इसका विरोध करते हुए क्या किया, 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन या ह्यूसन के बोल सकते हैं इसको, ह्यूसन या ह्यूसन व बग को गोली मार दी। ठीक है, दोनों को गोली मार दी, किसको, यानी कि इसका विरोध कहाँ किया गया, एनफील्ड राइफल का, बैरकपुर छावनी जो बंगाल की थी, और बैरकपुर छावनी के भी एक 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे भारतीय सैनिक, उनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको आयुषन और बग उनका नाम था, इन दोनों को क्या कर दी गई, गोली मार दी गई, इन दोनों को क्या कर दी गई, गोली मार दी गई, आयुषन और बग को गोली मार दी गई। ठीक है, और यहीं से ये विद्रोह शुरू हो गया, काफी इसने भयानक रूप ले लिया। इसके में मंगल पांडे को फिर क्या किया गया, 8 अप्रैल को, यहां से लिख लीजिए 8 अप्रैल 1857
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। कौन सी सजा दी गई? फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो इसी दौरान फिर क्या कर दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो यहीं से फिर फांसी की सजा, चूंकि इतने बड़े नेता अधिकार वो थे, नेता थे, अपने राजस्थान के से मुख्य रूप से लड़ाई की थी, इन्होंने संघर्ष किया था, और यहाँ पे सबसे बड़े इतने बड़े वो थे सैनिक, और इनको फांसी की सजा देना एक तरीके से पूरे युद्ध को एक तरीके से आगे बढ़ाना था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई युद्ध की। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था स्लाइड में सेना भर्ती अधिनियम, जो तात्कालिक कारणों में सबसे पहला अधिनियम था ये, और सबसे प्रमुख था 1856 का, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। इसमें दो नियम थे, भारतीय सैनिक समुद्र पार कर युद्ध करे, पार जाकर एक तो युद्ध करेंगे। दूसरा नियम था भारतीय सैनिक, इससे भी खतरनाक नियम थे, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी जाएगी। ठीक है, और इसमें भी एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस हुआ करते थे, और उनको मुंह से खोलना पड़ता था भारतीय सैनिकों को। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका विरोध किया गया, और वो विरोध किया बैरकपुर छावनी में। सबसे पहले बैरकपुर छावनी बंगाल में थी, और इसके 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, बैरकपुर छावनी के ही। कौन थे? मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को इसी का विरोध करते हुए दो अंग्रेज अधिकारी जो थे भ्यूसन व बग्ग को गोली मार दी। ठीक है, और इसी गोली मारने के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फिर फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? तात्कालिक कारण हो गया, प्रमुख हमारा तात्कालिक कारण है ये। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रमुख जो हमारे, ये हमारा तात्कालिक कारण प्रमुख अब पढ़ेंगे हम आगे प्रमुख जो छावनियां थी वो कितनी थी। ठीक है, सैनिक छावनियां कितनी थी? ठीक है, हमारे राजस्थान में टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी? सैनिक छावनियों की बात करें तो सैनिक छावनियां, ठीक है, सैनिक छावनी, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। या तो सबसे बड़ी सैनिक छावनी के बारे में पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन कौन से सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 क्रांति में। तो यहाँ से आइए देखते हैं सैनिक छावनियों के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी? 6 थी हमारे। ठीक है, कितनी थी? 6, पूरी 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें पहली सैनिक छावनी की बात करें तो पृथक जो सैनिक छावनी थी उसका नाम था नसीराबाद। कौन सी थी? नसीरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नसीराबाद की। ठीक है, नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद छावनी की बात करें, नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद छावनी कहाँ पर हुआ करती थी? ये जोधपुर में, सॉरी जोधपुर नहीं, नसीराबाद छावनी कहाँ पर थी? अजमेर में। कहाँ पर थी ये? अजमेर में थी। नसीराबाद छावनी अजमेर में थी। ठीक है, और इसमें नसीराबाद छावनी की बात करें तो ये इसमें इसके बारे में जानना है कि सबसे बड़ी छावनी थी ये। कैसी थी? सबसे बड़ी छावनी थी, सबसे बड़ी छावनी। ठीक है, तो पहले हमने छावनी पढ़ी नसीराबाद छावनी जो अजमेर में थी, और सबसे बड़ी छावनी यही थी। दूसरी छावनी की बात करें देवली, और देवली की बात करें तो कहाँ पर थी? टोंक में थी, टोंक में पड़ती थी। और देवली जो छावनी थी सबसे छोटी छावनी थी, सबसे छोटी छावनी, सबसे छोटी छावनी थी। तीसरी जो छावनी थी वो थी एरिनपुरा, एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहाँ पर थी बताइए? एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ पर पड़ती थी? ये पड़ती थी पाली में। कहाँ पर पड़ती थी? पाली में थी। और इस छावनी की बात करें तो ये कैसी थी?
एरेनपुरा छावनी सर्वाधिक विद्रोह हुए थे यहाँ पर, सर्वाधिक विद्रोह यहीं पर हुए थे। सर्वाधिक विद्रोह यहीं पर हुए थे एरेनपुरा छावनी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एरेनपुरा छावनी जहां पर सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। चौथी छावनी की बात करें तो चौथी छावनी हमारी कौन सी थी? एरेनपुरा हो गई, देखिए नसीराबाद छावनी अजमेर हो गई सबसे बड़ी छावनी, देवली टोंक हो गई सबसे छोटी छावनी, एरेनपुरा पाली हो गई, जो सर्वाधिक विद्रोह यहीं पर हुए थे। एक थी नीमच, जो कहां पर थी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और ये क्या थी? मध्य प्रदेश में थी। और इसकी खासियत ये थी कि सीमांत छावनी थी, सीमा के सबसे सीमा के अंत में आती थी ये सीमांत छावनी थी। और इसकी इसकी खासियत ये भी है कि ये वर्तमान राज्य से बाहर है, जो हमारा वर्तमान राजस्थान है ना उससे बिल्कुल बाहर है। अब ये मध्य प्रदेश में आती है, उस समय सीमांत छावनी थी, सीमा के बिल्कुल अंत में थी, लेकिन अब वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में आती है। तो वर्तमान राज्य से क्या है? बाहर है, से बाहर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 5वें नंबर की छावनी। और 5वें नंबर की जो छावनी थी वो कौन सी थी? 5वीं जो छावनी थी ब्यावर अजमेर। कौन सी थी? ब्यावर अजमेर। और ब्यावर अजमेर की बात करें तो ये एक तरह ब्यावर थी और अजमेर में थी, और ये मेरों की छावनी थी। किसकी? मेरों की। यहाँ पर मेर लोग शासन किया करते थे, मेरों की छावनी थी ये, मेरों की, ठीक है। और सबसे अंत में जो छावनी थी वो थी कौन सी? बताइए। सबसे ब्यावर छावनी अजमेर, और सबसे अंत की जो छठी छावनी थी उसका नाम था खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, जो कहां पर थी? उदयपुर में। उदयपुर में छावनी पड़ती थी। और इसकी खासियत ये थी, खेरवाड़ा उदयपुर, और ये थी भीलों की छावनी। किसकी थी? भीलों की। वैसे भी उदयपुर में ज्यादातर भील रहते हैं, तो भीलों की छावनी थी ये, ठीक है। ये हमारी 6 छावनी हो गई। ऐसी नसीरवा छावनी अजमेर सबसे बड़ी, देवली टोंक सबसे छोटी थी, और तीसरी एरेनपुरा पाली सर्वाधिक विद्रोह यहीं पर हुए थे। नीमच मध्य प्रदेश सीमांत छावनी थी, वर्तमान राज्य से बाहर थी, वर्तमान में वर्तमान राज्य से बाहर है, पहले सीमा के अंत में आती थी। और ब्यावर अजमेर जो मेरों की छावनी थी, और खेरवाड़ा उदयपुर जो भीलों की छावनी थी। अब इसमें नोट लगा के लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार पूछते हैं ऐसे कौन सी 6 छावनी, 6 में से कौन सी छावनियां थे? 2 जिन्होंने एक तरीके से 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। तो एक तो ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर व खेरवाड़ा। उदयपुर, ये दोनों ऐसी छावनियां थी जिन्होंने ब्यावर अजमेर खेरवाड़ा उदयपुर ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया, ठीक है। ये दोनों छावनियां ऐसी थी जिन्होंने आज 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी चारों छावनियों ने लिया था, लेकिन इन दोनों ने नहीं लिया था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारी होगी प्रमुख क्या? छावनियां, ठीक है।